हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बीएसटी क्लास। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप मेरे लास्ट वीडियो में देख चुके होंगे कि हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स को डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो में हम केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होंगी प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बच्चों, अभी तक आपने एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दिए गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ लिया है और उनके द्वारा दिए गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी पढ़ लिया है और साइंटिफिक टेक्निक्स को भी पढ़ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ केस स्टडीज़। तो सबसे पहला केस आता है, ऋतिक इज़ डिज़ायरस ऑफ सेटिंग अप अ स्मॉल फैक्ट्री to manufacture different kinds of eco-friendly packaging materials. He proposes to adopt to a logical approach to his business rather than hit and trial method, as he knows that this can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and materials. He plans to adopt paternalistic style of management in practice in order to avoid any kind of class conflict that may emerge between him and the workers. Moreover, he plans to seek the opinion of his workers before taking any important decisions and also offers incentives to them for providing valuable suggestions for the business. So, in context of the above case, identify and explain the various principles of scientific management that Ritik plans to apply in his business. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस केस में ऋतिक जो कि एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, देखिए यहाँ से जो इसकी की लाइंस हैं जो हमें दिख रही हैं, हमें इस केस में साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इस केस की जो की लाइंस हैं वो यहाँ से चालू होती है। ही प्रपोजेस टू अडॉप्ट to logical approach to his business rather than hit and trial method, as he knows that this can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and materials. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं टोटल साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स हैं। तो उसमें से पहले तो वो चारों प्रिंसिपल्स के नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आपको एक प्रिंसिपल इन लाइंस में दिख जाएगा, यहाँ से ही से लेकर मटेरियल्स तक में एक प्रिंसिपल दिख रहा है। तो वो कौन सा प्रिंसिपल है, देखिए मैं इसको लाइंस को आपको समझा देता हूँ। वो चाहता है कि बिज़नेस में हर एक काम के लिए लॉजिकल अप्रोच को अपनाया जाए रैदर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाने के बजाय वो चाहता है कि कोई लॉजिकल अप्रोच अपनाई जाए जिससे कि ह्यूमन एनर्जी भी सेव हो और टाइम एंड मटेरियल भी सेव हो। तो आप आई होप कि समझ पा रहे होंगे। तो इस लाइन को पढ़ के हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जो कि यही कहता है कि हमें लॉजिकल अप्रोच अपनानी चाहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाना नहीं चाहिए। तो देखते हैं। तो इसका पहला आंसर हमने ढूंढ लिया है जो कि है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। चलिए आगे देखते हैं। He plans to adopt paternalistic style of management in practice। ये यहाँ से चालू हो रहा है। He plans to adopt paternalistic style of management in practice in order to avoid any kind of class conflicts that may emerge between him and workers। तो वो चाहता है कि वर्कर्स और उसके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो और वो ऐसी मैनेजमेंट की अप्रोच अपनाना चाहता है जिससे कि दोनों जो ग्रुप्स हैं उनमें हार्मनी बनी रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो आपने एक और प्रिंसिपल यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा जो हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ा था। यहाँ पर प्रिंसिपल की बात हो रही है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो इसका सेकंड एक प्रिंसिपल और हमने देखा इस केस में जो कि है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पर हार्मनी की बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने की बात हो रही है। आगे देखते हैं। यहाँ से
Moreover, he plans to seek the opinion of his workers before taking any important decisions, and also offers incentives to them for providing valuable suggestions for the business. तो यहाँ पर ये जो लास्ट की लाइनें हैं इस पैराग्राफ की, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि उसने क्या प्लान किया है। उसने ये प्लान किया है कि वो कोई भी बिज़नेस डिसीज़न लेने से पहले अपने वर्कर्स से सजेशंस लेगा, उनके सजेशंस को इनवाइट करेगा, और अगर किसी वर्कर का सजेशन वैल्यूएबल होगा तो उसको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो ये बात हमने एक प्रिंसिपल में पढ़ी थी, जो प्रिंसिपल था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो इसका तीसरा प्रिंसिपल हो गया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, मैनेजमेंट को वर्कर्स के सजेशंस को इनवाइट करना चाहिए, और अगर कोई वैल्यूएबल सजेशन हो तो उसको इंसेंटिव भी दिया जाना चाहिए। तो इस केस में टोटल 3 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपने देखे। तो इस प्रकार आप की लाइंस को फोकस करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगले केस पे चलते हैं। चलिए तो केस नंबर 2 देखते हैं। देखिए, स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड इज़ कंपनी डीलिंग इन स्टेशनरी आइटम्स। In order to establish standards of excellence and quality in materials and in the performance of men and machines, the company adheres to benchmarks during production. Moreover, its products are available in limited varieties, sizes, and dimensions, thereby eliminating superfluous diversity of products. So identify the technique of scientific management which has been adopted by Study Buddy Private Limited. तो देखिए यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, वो स्टेशनरी आइटम्स में डील करती है, और अपने एक्सेलेंस, अपनी क्वालिटी ऑफ मैन एंड मटेरियल्स, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी एडहर्स टू बेंचमार्क्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। कंपनी ने कुछ बेंचमार्क्स सेट किए हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। जो भी प्रोडक्शन होता है तो कंपनी ने अपनी क्वालिटी, अपनी परफॉर्मेंस को लेके, मैन एंड मशीन्स को लेके कुछ बेंचमार्क्स, कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं। और आगे क्या कहता है, मोर ओवर इट्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड वेराइटीज़। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिमिटेड वेराइटीज़ में मिलते हैं, कुछ अननेसेसरी वेराइटीज़ नहीं होती, लिमिटेड वेराइटीज़ होती हैं, साइजेज़ होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। और ये वो इसलिए करते हैं जिससे कि जो सुपरफ्लिशियस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको एलिमिनेट कर सके, यानी कि जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है उनको कम कर सकें। तो आपको इसमें साइंटिफिक टेक्निक को पहचानना है। तो आई होप कि आपको साइंटिफिक टेक्निक यहाँ समझ में आई होगी। आपने एक साइंटिफिक टेक्निक पढ़ी थी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो इसका आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन की बात कही गई है, बेंचमार्क ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो आपने ये वर्ड जो है बेंचमार्क, ये आपने स्टैंडर्डाइजेशन वाले जब हम टेक्निक को समझ रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था। और यहाँ पर एलिमिनेटिंग सुपरफ्लिशियस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो ये भी आपको मैंने बताया था कि अपनी वैरायटीज़ को, प्रोडक्ट की वैरायटीज़ को लिमिटेड रखना, और अननेसेसरी जो वैरायटीज़ हैं, अननेसेसरी डाइवर्सिटी है, उसको कम करना, ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क होता है। तो यहाँ पर जो कंपनी है स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड, ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन करते हुए अपना काम करती है। तो इस केस में आपने देखा साइंटिफिक टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो चलिए अगले केस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट केस है, अंशुल owns a small scale factory where utility items are prepared from waste material like paper and cloth bags, decorative material, etc. Over the past few weeks, he was observing that the productivity of one of his very efficient worker, Ramdas, is going down. So he decides to probe into the matter and confronts Ramdas one day. On being asked, Ramdas shares with Anshul that he has deliberately slowed down in his work, as many of the less efficient workers
often pull his leg, saying that there is no need for him to be more efficient when everybody is being paid at the same rate. Taking a lesson from this insight, Anshul decides to implement an incentive bonus plan so as differentiate between efficient and inefficient workers. In context of the above case, name the incentive bonus plan that Anshul may implement so as differentiate between efficient and inefficient workers. तो यहाँ पर आपने इस केस में देखा कि अंशुल जो कि एक स्मॉल स्केल फैक्ट्री का मालिक है, वो अपने एक बड़े ही एफिशिएंट वर्कर रामदास की प्रोडक्टिविटी की एफिशिएंसी को कम होते हुए देख बड़ा ही चिंतित है। और उसने जब रामदास से इस बारे में बात की तो रामदास ने उसको बताया कि वो जानबूझ के जो अपना काम है वो कम अच्छे तरीके से कर रहा है। वो अच्छे तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा है, क्योंकि जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं वो उसकी टांग खींचते हैं ये कह के कि जब सारे वर्कर्स को सेम सैलरी मिलती है, सेम वेजेस मिलती है, तो आप इतना एफिशिएंटली क्यों काम करते हो। तो इस बात ये रामदास की ये बात सुनकर अंशुल ने एक डिसीज़न लिया। उसने ये सोचा कि वो एक ऐसा इंसेंटिव बोनस प्लान इम्प्लीमेंट करेगा जो कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। वो एक ऐसा वेज प्लान इम्प्लीमेंट करेगा जो कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा डिफरेंशियल वेज प्लान जो है इम्प्लीमेंट करे। तो आपने साइंटिफिक टेक्निक्स में एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दिए गए एक वेज सिस्टम को पढ़ा था। जी हाँ, वही इसका आंसर है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये साइंटिफिक टेक्निक के दौरान ये एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे को दो प्रकार की वेजेस रखनी चाहिए, एक एफिशिएंट वर्कर के लिए और एक इनएफिशिएंट वर्कर के लिए। अगर एफिशिएंट वर्कर कौन होगा, जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट को पूरा करेगा या उससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हाई रेट ऑफ वेजेस मिलना चाहिए। और ऐसा वर्कर जो स्टैंडर्ड आउटपुट पूरा नहीं कर पाता, उससे कम आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो उसको लो रेट ऑफ वेजेस मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर हो गया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अगले केस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट केस आता है, गौरिका हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ अ week-long cultural event. Being a staunch follower of scientific management, she decides to execute her work by putting into practice the various techniques of scientific management. On the basis of several observations, she is able to determine that the standard time taken by the security officer at the gate to check the credentials of each visitor is 30 seconds. So she decides to employ 2 persons on this job for every function along with the other necessary support staff. She considers the fact that every day the functions will take place in 3 shifts of 4 hours each. Therefore, it is important to give breaks to the support staff even in a single shift to take his or her lunch, etc. Moreover, on introspection, she determines that the best way to distribute refreshment boxes to the visitors will be to hand it over to them at the exit gate, as it would help to save time and eliminate any kind of confusions. In the context of above case, identify the various techniques of work study which have been put into practice by गौरिका। तो आपने देखा इस केस में गौरिका जो कि एक निष्ठावान फॉलोअर है। यहाँ स्टॉन्च एक आपने नया वर्ड सीखा। स्टॉन्च का मतलब होता है निष्ठावान। तो गौरिका एक निष्ठावान फॉलोअर है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और उसने ये डिसाइड किया कि वो
साइंटिफिक मैनेजमेंट की वेरियस टेक्निक्स को फॉलो करेगी अपने जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, जिसमें यहाँ पर देखिए जो की लाइन्स हैं मैं आपको वो अंडरलाइन करके बताता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशंस शी इज़ एबल टू डिटरमाइन दैट द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय सिक्योरिटी ऑफिसर एट द गेट टू चेक द क्रेडेंशियल ऑफ ईच विजिटर इज़ 30 सेकेंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने देखा इन लाइंस में कि यहाँ पर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम की बात की गई है। स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 30 सेकेंड्स। तो इसमें उसने ऑब्ज़र्व किया कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर को विज़िटर के क्रेडेंशियल्स चेक करने के लिए 30 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। तो स्टैंडर्ड टाइम उसने कितना फिक्स किया? 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आपको वर्क स्टडी की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वर्क स्टडी के अंदर जो डिफरेंट स्टडीज़ की गई उनको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आपको एक स्टडी दिख रही है जो कि है टाइम स्टडी। तो देखिए यहाँ पर पहला आंसर में टाइम स्टडी आपने देख ली। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। सो शी डिसाइड्स टू एम्प्लॉय 2 persons ऑन दिस जॉब फॉर एवरी फंक्शन अलॉन्ग विद द अदर नेसेसरी सपोर्टिंग स्टाफ। तो ये लाइन भी टाइम स्टडी को डिफ़ाइन कर रही है, क्योंकि टाइम स्टडी दो चीज़ों को लेके उसका ऑब्जेक्टिव रहता है। एक तो स्टैंडर्ड टाइम किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए वो डिसाइड करना, प्लस उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने वर्कर्स एम्प्लॉय करने हैं, ये भी टाइम स्टडी का ही ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए आगे देखते हैं। शी कंसीडर्स द फैक्ट दैट एवरी डे द फंक्शंस विल टेक प्लेस इन 3 shifts of 4 hours each. Therefore, it is important to give break to the support staff even in single shift to take his or her lunch etc. तो यहाँ पर ब्रेक की बात की जा रही है। उसने बताया कि टोटल जो भी वर्क होगा वो 3 शिफ्ट में चलेगा, जो 4 घंटे की एक शिफ्ट होगी, और उसके बीच में वर्कर को रेस्ट इंटरवल दिया जाएगा लंच वगैरह करने के लिए। तो ये रेस्ट इंटरवल का फ्रीक्वेंसी और टाइम फिक्स करना, ये वर्क स्टडी के अंदर एक स्टडी की गई थी, फटीग स्टडी, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको एक स्टडी और दिख गई, फटीग स्टडी। चलिए आगे की लाइंस देखते हैं। मोर ओवर ऑन इंट्रोस्पेक्शन शी डिटरमाइंस दैट द बेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट रिफ्रेशमेंट बॉक्सेस। तो यहाँ पर बात की जा रही है द बेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट रिफ्रेशमेंट बॉक्सेस। तो आपने एक स्टडी पढ़ी थी वर्क स्टडी के अंदर जो कि थी मेथड स्टडी, जिसमें कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट वे फाइंड आउट करने की बात कही जाती थी। तो यहाँ पर भी एक बेस्ट वे की बात की जा रही है। शी डिटरमाइंस दैट द बेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट रिफ्रेशमेंट बॉक्सेस टू द विजिटर्स विल बी टू हैंड इट ओवर टू देम एट द एग्जिट गेट। तो यहाँ पर एक बेस्ट तरीका रिफ्रेशमेंट बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का यहाँ पर उसने फाइंड आउट किया। तो ये जो है ये मेथड स्टडी को शो करता है। तो आपने देखा कि इस केस में टोटल 3 स्टडीज़, वर्क स्टडी के अंदर वैसे आपने 4 स्टडीज़ पढ़ी हैं। 4 स्टडीज़ कौन कौन सी हैं? टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो उसमें से 3 स्टडी की बात यहाँ की गई है। तो इसका आंसर आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे अगले केस पर चलते हैं। नेक्स्ट केस आता है, कानपुर लेदर लिमिटेड is the manufacturer of leather products. It is producing on a large scale and its organizational structure is functional. In the production department, various foremen have been employed. Each foreman has been made responsible for production planning, implementation and control. This has led to a situation of confusion and uncertainty. Suggest a technique of scientific management to Kanpur Leather Limited which may help it to effectively organize planning and its execution. तो यहाँ पर एक कानपुर लेदर लिमिटेड की बात की जा रही है जो कि लेदर आइटम्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं। वो एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं और जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, मतलब उन्होंने फंक्शंस के आधार पर अपने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। तो इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स
अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उन्होंने कई सारे फोरमैन को एम्प्लॉय किया, कई सारे फोरमैन अपॉइंट किए, और आगे कहता है ईच फोरमैन हैज़ बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। और हर एक फोरमैन प्रोडक्शन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि हर एक फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक फोरमैन की प्रोडक्शन की भी है, प्लानिंग की भी है, इम्प्लीमेंटेशन की भी है एंड कंट्रोल की भी है। अब ऐसा करने पर क्या हुआ, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगे और अनसर्टेनिटी क्रिएट होने लगी, क्योंकि हर एक फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन की भी है, प्लानिंग की भी है, इम्प्लीमेंटेशन की भी है, कंट्रोल की भी है। तो यहाँ पर एक फोरमैन इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे बियर कर पाएगा? तो यहाँ पर कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगे और अनसर्टेनिटी क्रिएट होने लगी। तो अब आपको सजेस्ट करना है कि कानपुर लेदर लिमिटेड के लिए कि उनको ऐसी कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जिससे कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफ़ेक्टिवली वर्क करने लगे और जो उनकी प्लानिंग है वो इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट हो पाए। तो आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक पढ़ी थी, F.W. टेलर ने जो बताई थी, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो इसका आंसर है फंक्शनल फोरमैनशिप। आपने यहाँ देखा कि इस फैक्ट्री में फोरमैन तो अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबकी इक्वल है। यहाँ पर फंक्शनल फोरमैनशिप एक ऐसा टेक्निक है जिसमें ये बताया गया था कि हर एक फोरमैन, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर 4-4 फोरमैन होंगे और चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होगी, अलग अलग होगी, हर एक फोरमैन का काम अलग अलग होगा। तो जब डिवीज़न ऑफ वर्क यानी कि हर एक फोरमैन का काम अलग अलग होगा तो वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो कानपुर लेदर लिमिटेड में हो रहा था, वहाँ पर हर एक फोरमैन का काम एक ही था, इसलिए उनको कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक? साइंटिफिक मैनेजमेंट की फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक जो है उनको फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो कन्फ्यूजन्स है, अनसर्टेनिटी है, वो दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपने टोटल 5 केस स्टडीज़ देखी, और आज की केस स्टडीज़ देखने के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप और केस स्टडीज़ इस टॉपिक या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं सॉल्व करना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको इस वीडियो में लास्ट में दिया गया है। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।